कैसे हो भाई लोग। तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट सेकंड करने वाले हैं और ये रेडियो ऑपरेटर का सेट चल रहा है। तो आप सभी इसको पूरा देखें, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो इसलिए स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा देखिएगा। और इसका नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर वन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर वन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर वन। क्या दे रखा है? जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग नीले से हल्का हरा हो जाता है। यह किस प्रकार की प्रतिक्रिया का उदाहरण है? तो क्या कह रहा है, जब लोहे को, क्या बात कर रहा है, जब लोहे को Fe को जब हम लोग किस में डालते हैं, तो कह रहा है यहाँ पे कॉपर सल्फेट में CuSO4 में डालते हैं। ठीक है, CuSO4 में डालते हैं। तो जब ये अभिक्रिया करेगा तो अभिक्रिया करने के बाद ये क्या करेगा, कॉपर को विस्थापित कर देगा। कॉपर को विस्थापित करने के बाद ये क्या बना लेगा, FeSO4 बनाएगा और प्लस Cu आएगा। ठीक है, तो कह रहा है ये कौन सा अभिक्रिया है? तो ये कह रहा है कौन सा अभिक्रिया है, क्या अवघटन अभिक्रिया है, विस्थापन है, दोहरा विस्थापन है, या तो फिर संयोजन अभिक्रिया है? तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या देख रहे हो कि Fe जो है ये खुद किसको विस्थापित कर दे रहा है, कॉपर को विस्थापित करके क्या बना रहेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे बना रहा है FeSO4 बना रहा है और कॉपर को विस्थापित कर दे रहा है। तो ये विस्थापन अभिक्रिया है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड। बेकिंग पाउडर में बेकिंग सोडा के साथ टार्टरिक अम्ल क्यों मिलाया जाता है? क्या कह रहा है कि बेकिंग सोडा में, है ना, बेकिंग पाउडर में बेकिंग सोडा के साथ टार्टरिक अम्ल भी मिलाया जाता है। और कह रहा है क्यों मिलाया जाता है ये? क्या स्वाद को मीठा करने के लिए, बेकिंग सोडा के क्षारीय और कड़वे स्वाद को बेअसर करने के लिए, नमी सोखने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को तेजी से निकालने के लिए? तो सही इसका आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर क्या होगा? सही आंसर क्या होगा? तो बेकिंग पाउडर में बेकिंग सोडा के साथ टार्टरिक अम्ल इसलिए मिलाया जाता है ताकि बेकिंग सोडा का क्षारीय और कड़वे स्वाद को बेअसर कर दिया जाए। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड। यदि किसी विलयन का पीएच, क्या कह रहा है, 14 से 7 की ओर गिरता है तो यह क्या दर्शाता है? तो ध्यान रहे कि यहाँ पे जीरो से स्टार्ट होता है, जीरो से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। तो कह रहा है यहाँ पे कि पहली बात तो ये तो न्यूट्रल होता है, ये उदासीन होता है। 7 नंबर का क्या है? उदासीन है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि 7 यहाँ 14 से किधर की तरफ गिर रहा है, कि नीचे की तरफ गिर रहा है, मतलब 7 की तरफ जा रहा है, 14 से 7 की ओर गिर रहा है। तो ये क्या दर्शाता है? क्या वो OH माइनस आयन की सांद्रता में वृद्धि होती है क्या? तो ये तो नहीं होगा, वृद्धि तो नहीं होता है। ठीक है, प्लस OH आयन की सांद्रता में कमी होती है, कमी होती है, ये भी नहीं, कमी नहीं हो रही है। OH आयन, OH माइनस आयन सांद्रता में कमी, हाँ, OH माइनस आयन सांद्रता में क्या हो रहा है? कमी हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? OH घटता है जब आप जो है इधर से इधर जाओगे तो क्या हो रहा है, यहाँ पे H प्लस आयन यहाँ पे घट रहा है, इधर से इधर जाओगे तो H प्लस आयन क्या होता है? घटता है, घटता है। ठीक है, और इधर से इधर आओगे तो OH माइनस आयन आयन घटता है। ठीक है, घटता है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। साबुनीकरण प्रक्रिया में साबुन के साथ उत्पाद, क्या कह रहा है यहाँ पे कि साबुन के साथ और दूसरा उत्पाद क्या बन करके आता है, दूसरा प्रोडक्ट क्या हमें प्राप्त होता है साबुनीकरण में? ठीक है, साबुनीकरण में दूसरा उत्पाद क्या बन करके आता है? क्या एथिलीन ग्लाइकोल आता है, ग्रिसलॉल आता है, फिर लाइसोप्रोपिल आता है, या तो फिर एसिटिक अम्ल आता है? तो सही इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी बताएंगे सही इसका आंसर क्या हो जाएगा।
तो याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ग्रिसलॉल आता है। क्या आता है, ग्रिसॉल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे या गर्म पानी के साथ बिल्कुल प्रतिक्रिया नहीं करता है लेकिन भाप के साथ अभिक्रिया करती है। या सोडियम देखा जाए तो सोडियम तो आसानी से कर लेता है अभिक्रिया जल के साथ, ठंडे पानी के साथ कर लेता है, ठीक है। वहीं पे कैल्शियम और मैग्नीशियम की बात करें तो ये इसके लिए गर्म पानी काफी है, गर्म पानी से ही अभिक्रिया कर लेता है। लेकिन एक लोहा है, लोहा जो कि तुम्हारा हमेशा स्टीम के साथ अभिक्रिया करेगा, स्टीम मतलब भाप के साथ अभिक्रिया ये करेगा, ठीक है। हमेशा स्टीम के साथ ये अभिक्रिया करता है लोहा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका ये तो आंसर डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। पानी में बर्फ का पिघलना या पानी का जमना घनत्व के संदर्भ में एक सामान्य व्यवहार दिखाता है। पानी का घनत्व अधिकतम कब होता है? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर क्या होगा कि 4 डिग्री सेल्सियस पे जो है पानी का घनत्व मैक्सिमम होता है, अधिकतम होता है, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। एक तत्व एक्स का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या कह रहा है? इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना दिया हुआ है? तो कह रहा है 2 है, 8 है और 7 है। कह रहा है यह तत्व आवर्त सारणी के किस समूह और आवर्त से संबंधित होगा? यह तत्व किस आवर्त सारणी से संबंधित होगा? आप लोग आंसर करेंगे क्या होगा, तब तक मैं बता रहा हूं, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो पहली बात तो यहाँ पे पीरियड कितना है, यदि हम लोग पीरियड की बात करें तो पीरियड यहाँ पे 3 है। पीरियड मतलब आवर्त की बात कर रहा है, ये आवर्त की बात कर रहा है ये, ठीक है। तो पीरियड कितना हो गया यहाँ पे 3 हो गया। ऊपर से हम लोग बात कर रहे हैं कि लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो 7 है। और ये 7 क्या दिखाता है? ये ग्रुप को दिखाता है। ये किसको दिखाता है? ग्रुप को दिखाता है। और ग्रुप में किसको दिखाता है? तो VII इसको ये दिखाता है, जिसको मेंडलीफ का हम लोग सिंबल बोलते हैं। मेंडलीफ ने ये दिया था। तो यहाँ पे हम लोग आ रहे हैं तो ये क्या दिखा रहा है? 7 दिखा रहा है। और 7 का मतलब क्या होता है कि ये 17 के बराबर होता है। 7 किसके बराबर होता है? 17 के बराबर होता है। तो पता चल गया कि समूह कितना हो जाएगा, समूह कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। और आवर्त कितना होगा? 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जब सल्फ्यूरिक अम्ल कुछ बूंदें चीनी पर डाली जाती है तो वह काली पड़ जाती है ना। तो क्या कह रहा है कि जब सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 को जब कहाँ पे डाल रहे हैं हम लोग, कहाँ पे डाल रहे हैं कि ये मान लो चीनी है, ये चीनी है, ठीक है, ये चीनी है, चीनी है। चीनी के ऊपर जब डालते हैं तो होता क्या है कि ये जो है इसके ऊपर जब डलता है तो क्या हो रहा है यहाँ पे कि ये काला हो जा रहा है। कैसा हो जा रहा है? यहाँ पे काला हो जा रहा है। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, C12H22O11 यदि ये इसके साथ अभिक्रिया करेगा तो इसके साथ जो वाटर है ये एब्जॉर्ब कर लेगा, वाटर को ये अवशोषित कर लेगा और केवल क्या बचेगा? कार्बन बचेगा। और कार्बन कैसा होता है? तो काला ही होता है। तो यहाँ पे बात करें तो क्या काम कर रहा है यहाँ पे? तो यहाँ पे क्या काम कर रहा है? एक ऑक्सीकारक एजेंट के जैसा काम कर रहा है, एक अपचायक एजेंट की तरह काम कर रहा है, एक निर्जलीकरण यानी डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, या उत्प्रेरक की तरह काम कर रहा है। तो सही आंसर क्या होगा? तो ये डिहाइड्रेट कर रहा है, निर्जलीकरण कर रहा है। याद रखिएगा निर्जलीकरण कर रहा है, जल को यहाँ से निकाल रहा है इसको। तो इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रक्त के थक्के का पता लगाने या मानव शरीर में रक्त परिसंचरण विकार का निदान करने के लिए किस रेडियोधर्मी समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो क्या कहाँ पे किया जाता है? क्या आयोडीन के लिए किया जाता है? तो आयोडीन का लिए तो जानते हैं कि किसके लिए होता है? घेगा के लिए होता है, घेगा के लिए, ठीक है। कोबाल्ट जानते हैं ये कैंसर के लिए होता है, कैंसर के लिए होता है, ठीक है। तो ये सब ध्यान में रखना है। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम का हो जाएगा। सोडियम 24 का इस्तेमाल किया जाता है। सोडियम 24 का इस्तेमाल किया जाता है पता लगाने के लिए, रक्त के थक्के का पता लगाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, सोडियम 24 का। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्प्रेरक किसी रासायनिक प्रतिक्रिया की दर को कैसे बढ़ाता है? मतलब ये तो हम लोग जानते हैं कि उत्प्रेरक का काम क्या होता है, उत्प्रेरक का काम क्या होता है कि रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देना, ठीक है। लेकिन ये बढ़ाता कैसे है उसकी बात कर रहा है। क्या ये अभिकारकों की गतिज ऊर्जा बढ़ाता है, बढ़ा करके करता है? प्रतिक्रिया की संक्रियन ऊर्जा को बढ़ाता है,
फिर उत्पादों की स्थिरता बढ़ाकर या प्रतिक्रिया के तापमान को बढ़ा करके। सही इसका आंसर क्या हो जाएगा? सही इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, सही आंसर हो जाएगा प्रतिक्रिया की संक्रियन ऊर्जा को बढ़ा करके। प्रतिक्रिया के संक्रियन ऊर्जा यानी एक्टिवेशन एनर्जी को सॉरी बढ़ा करके नहीं, कम करके किया जाता है। ठीक है, जब संक्रियन ऊर्जा को कम कर दिया जाता है तो इससे क्या होता है यहाँ पे कि उसका जो स्पीड अप है वो बढ़ जाता है, कह लो स्पीड अप हो जाता है, वो बढ़ जाता है। ठीक है, रेट उसका बढ़ जाता है, दर उसका बढ़ जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रेफाइट के विद्युत का सुचालक होने का सही कारण है? आखिर ग्रेफाइट तो सुचालक होता ही है, तो सही कारण कौन सा है? क्या इसमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होते हैं? यह प्रकृति में बहुत कठोर होते हैं। ठीक है, इसके कार्बन परमाणु sp3 संकलित होते हैं, इसमें मजबूत सहसंयोजक बॉन्ड होते हैं। तो सही इसका आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा इसमें कि इसके अंदर स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होता है ग्रेफाइट के अंदर। ठीक है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेता है, हीट को कंडक्ट कर लेता है, यानी सुचालक होता है हीट का भी और इलेक्ट्रिसिटी का भी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एल्युमिनियम लोहे की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है, फिर भी लोहे में एल्युमिनियम की तुलना में अधिक आसानी से जंग लग जाता है। तो देखो क्या है कि जब एल्युमिनियम को और Fe को जब नमी के संपर्क में रखोगे तो इसमें जंग जल्दी पकड़ लेता है, ये रस्टेड हो जाता है और ये जो है बचा हुआ रह जाता है, इसको कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, क्यों नहीं होता है? तो यहाँ पे क्या है ऑप्शन, एल्युमिनियम एक उत्कृष्ट धातु है। ठीक है, उत्कृष्ट धातु का मतलब होता है नोबेल मेटल है, तो नोबेल मेटल तो नहीं है भाई। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं, लोहे का परमाणु भार अधिक होता है। ठीक है, ये भी तो कोई सटीक आंसर नहीं जा रहा है। एल्युमिनियम अपने ऊपर ऑक्साइड की एक सुरक्षात्मक परत बना लेता है। ठीक है, ये सही है। लोहे आसानी से ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है, ये भी गलत है, ऑक्सीजन के साथ तो प्रतिक्रिया करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। एक्चुअली करता क्या है कि एल्युमिनियम अपने ऊपर क्या कर लेता है, यहाँ पे एल्युमिनियम अपने ऊपर यहाँ पे एक परत बना लेता है ऑक्साइड का। किसका ऑक्साइड बनाता है? तो Al2O3 बनाता है। ठीक है, अपने ऊपर क्या बनाता है? Al2O3 बना लेता है और Al2O3 बनाने के बाद ये अभिक्रिया बाकी और भी नमी के साथ अभिक्रिया करने से रोक देता है, ये अभिक्रिया नहीं होता है, जिससे कि ये रस्ट नहीं होता है। बाद बाकी इसकी बात करें तो ये भी बनाता है, जब ये अभिक्रिया करेगा तो ये क्या बना लेगा? तो ये बना लेगा Fe2O3 बना लेगा। ठीक है, Fe2O3 बना लेगा, लेकिन यहाँ पे क्या करता है, ये अभिक्रिया कर लेता है, आगे इसका कंटिन्यू रहता है अभिक्रिया, ये एक परत बना लेता है, ये परत अपना नहीं बना पाता है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी हो गया। फोटोक्रोमेटिक कांच यानी धूप के चश्मे में प्रयुक्त धूप में काला हो जाता है, यानी आप चश्मा पहन के यदि जाओगे धूप में, ऐसे तो पूरा ट्रांसपेरेंट रहेगा, जब आप जाओगे धूप में जाओगे तो वो ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? क्या इसमें सिल्वर ब्रोमाइड मिलाया जाता है, सिल्वर क्लोराइड मिलाया जाता है, फेरिक ऑक्साइड मिलाया जाता है या क्यूप्रस ऑक्साइड मिलाया जाता है? पूछा हुआ भी क्वेश्चन है, कब पूछा गया है? तो SSC CHSL 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो PYQ है ये, तो ध्यान से सभी लोग इसको देखेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, यही सब क्वेश्चन आने की संभावना है रेडियो ऑपरेटर में। तो चलिए इसका आंसर करते हैं, क्या होगा? इसका आंसर करिए आप लोग। हाँ, तो चलिए क्या होगा इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होता है, याद रखिएगा, फोटोक्रोमेटिक लेंस की यदि कांच की बात किया जाए, लेंस की बात किया जाए, तो वहां पे सिल्वर ब्रोमाइड आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr आ जाएगा। इसी के वजह से जो है फोटोक्रोमेटिक लेंस बनता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है, जब आप तांबे के बर्तन को लंबे समय तक नम हवा में कहाँ पे रख देते हो? तो नम हवा में रख देते हो, है ना, नम हवा में रख देते हो, तो उस पर क्या हो जाता है? हरे रंग की परत जम जाती है। यह हरा पदार्थ क्या है? क्या ये कॉपर सल्फेट है, कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड का मिश्रण है, कॉपर नाइट्रेट है, केवल कॉपर ऑक्साइड है? तो सही इसका आंसर क्या हो जाएगा?
इसका सही आंसर क्या होगा आप सभी बताएंगे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, यानी कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड का मिक्सर होता है, मिश्रण होता है। ठीक है, इसी की वजह से वो हरा हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में जैसे जैसे हम समूह में ऊपर से नीचे जाते हैं, तत्व की परमाणु त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ता है और क्यों। यदि हम लोग ऊपर से नीचे आए, ऊपर से नीचे आप लोग जानते हो कि टोटल 1 से लेकर 18 क्या होता है, तो ग्रुप होता है। क्या होता है, ग्रुप होता है, 18 ग्रुप होता है। ठीक है, 1 से लेकर 18 ग्रुप होता है, और कह रहा है कि हर एक ग्रुप की बात कर रहा है कि जब हम लोग ऊपर से नीचे आएंगे, हर एक ग्रुप का अपना अपना बात कर रहा है। जब हम लोग ऊपर से नीचे आएंगे तो कह रहा है कि तत्व की परमाणु त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ता है, मतलब त्रिज्या क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा क्या होगा। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, तो कह रहा है घटता है क्योंकि प्रभावी परमाणु आवेश बढ़ता है। तो ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं होगा। बढ़ती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन के नए कोष जुड़ते हैं, ये सही है। समान रहती है, समान नहीं रहते, पहले घटती है फिर बढ़ती है, नहीं भाई। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन के नए कोष जुड़ते हैं। जैसे आप लोग को पता होगा यहाँ पे कि हाइड्रोजन, एक मिनट, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, यदि हम इसकी बात करें तो यहाँ पे एक सेल है, इसकी बात करें तो यहाँ पे 2 सेल हो गया, मतलब सेल की बात कर रहे हैं, कक्षा की बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी परमाणु त्रिज्या। फिर यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया। तो देखा जाए तो धीरे धीरे क्या हो जा रहा है, बढ़ते चला जा रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, बढ़ते चला जा रहा है, जिससे क्या होगा कि उसका आकार भी बढ़ेगा, परमाणु त्रिज्या भी बढ़ेगा। तो इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कठोर जल में साबुन का झाग क्यों नहीं बनता है। साबुन पानी में अघुलनशील है, मतलब घुलता ही नहीं है। कठोर जल में मौजूद Ca2+ यानी कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन साबुन के साथ अघुलनशील अवक्षेप बनाते हैं। कठोर जल अत्यधिक अम्लीय होता है। कठोर जल का तापमान कम होता है। तो ये क्या हो जाएगा आंसर इसका, तो याद रखिएगा किसके वजह से, तो 2 चीजों की वजह से। यहाँ पे Ca2+ और Mg2+ मतलब कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन के वजह से जो है यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है कि कठोर जल में ये दोनों पाया जाता है, और जिसके वजह से साबुन इसके अंदर घुलता नहीं होता है, घुलता नहीं है, अघुलनशील होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया एक उष्माक्षेपी प्रतिक्रिया है। उष्मा शोषी, उष्माक्षेपी नहीं कह रहा है, उष्मा शोषी की बात कर रहा है, इंडोथर्मिक की बात कर रहा है, इंडोथर्मिक की बात कर रहा है यहाँ पे। तो सही इसका आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर क्या होगा, प्राकृतिक गैस का दहन, पानी में सोडियम हाइड्रोक्साइड का घुलना, पानी में अमोनियम क्लोराइड का घुलना, श्वसन। तो इसमें कौन सा अभिक्रिया है, मतलब कौन सा यहाँ पे यदि देखा जाए तो कौन सा यहाँ पे हो जाएगा आंसर। ठीक है, जिसमें क्या होगा कि उष्मा शोषी होगा, उष्मा क्या होगा, एब्जॉर्ब करेगा, उष्मा को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो सही इसका आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा, पानी में अमोनियम क्लोराइड का घुलना, जब अमोनियम क्लोराइड घुलता है तो वो उष्मा शोषी होता है, उष्मा को ये ग्रहण करता है। ठीक है, तभी घुलेगा जब हम लोग इसको उष्मा देंगे, उष्मा देंगे तभी जाकर के ये घुलेगा, ऐसे ये नहीं घुलेगा। ये उष्मा शोषी अभिक्रिया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। खदानों में होने वाले अधिकांश विस्फोट किन 2 गैसों के मिश्रण के कारण होता है। क्या हाइड्रोजन ऑक्सीजन की वजह से होता है, ऑक्सीजन और एसिटिलीन की वजह से होता है, मीथेन और हवा की वजह से होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन की वजह से होता है। तो सही इसका आंसर क्या हो जाएगा, सही इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मीथेन और हवा की वजह से होता है, इसके मिश्रण की वजह से आग लग जाता है, विस्फोट हो जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी तत्व के समस्थानिकों में क्या भिन्न होता है, समस्थानिक की बात कर रहा है, आइसोटॉप्स की बात कर रहा है। आइसोटॉप्स में क्या अंतर होता है, किसकी वजह से आइसोटॉप्स बनता है, ये आप लोगों को पता है कि नहीं, देख लीजिए पहले, फिर मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, क्या इसका आंसर हो जाएगा, आंसर इसका क्या हो जाएगा,
तो याद रखिएगा कि न्यूट्रॉन क्या होता है, भिन्न होता है। न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होता है, तभी जाकर के उसके आइसोटॉप्स बनते हैं। बाकी तो प्रोटॉन संख्या, इलेक्ट्रॉन संख्या और रासायनिक गुण, ये तीनों के तीनों क्या होगा यहाँ पे, तीनों के तीनों सेम होता है। ठीक है, तीनों के तीनों सेम होता है। जैसे हाइड्रोजन की बात कर लें, हाइड्रोजन के समस्थानिक की बात कर रहे हैं, H1 H12 और H13। तो बात किया जाए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना है, एक है, प्रोटॉन भी कितना है, एक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात कर लें और न्यूट्रॉन यहाँ पे 0 है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की बात कर लें, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 1, प्रोटॉन भी 1, लेकिन न्यूट्रॉन यहाँ पे 1 हो गया। ठीक है, वहीं पे इलेक्ट्रॉन की बात कर लें 1, प्रोटॉन की बात कर लें 1 और न्यूट्रॉन की बात कर लें यहाँ पे 2। तो क्या बदल रहा है यहाँ पे, बदल क्या रहा है, तो बदल रहा है न्यूट्रॉन की संख्या में परिवर्तन हो रहा है। न्यूट्रॉन की संख्या में परिवर्तन हो रहा है, ये भिन्न भिन्न होता है। सेम आइसोटॉप्स यानी हाइड्रोजन के जो आइसोटॉप्स थे उसमें न्यूट्रॉन किसी में 0 था, किसी में 1 था, किसी में 2 था। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या में परिवर्तन है, बाकी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं है। बाकी रासायनिक गुण की बात करिए किया जाए तो वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन पे ही डिपेंडेंट होता है। बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसी पे डिपेंडेंट होता है, उसी से निर्धारित किया जाता है कि उसकी रासायनिक गुण क्या होगी, है ना, केमिकल प्रॉपर्टी उसका क्या होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। टिंडल प्रभाव किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, वास्तविक विलयन द्वारा किया जाता है, कोलाइडी विलयन के द्वारा किया जाता है, निलंबन यानी सस्पेंशन के द्वारा किया जाता है, या बी और सी दोनों के द्वारा किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर कोलाइडी विलयन और निलंबन दोनों के द्वारा किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, दोनों के द्वारा किया जाता है। एक छात्र ने लाल लिटमस पेपर को एक तरल पदार्थ में डुबोया। याद रखिएगा यहाँ क्या है, यहाँ ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है यहाँ पे कि तरल पदार्थ को, ये क्या है हमारा तरल पदार्थ है, इसमें पहले इसका नाम ए दे देते हैं, इसका नाम बी दे देते हैं। ठीक है, ये तरल पदार्थ बी है। इसने क्या किया कि लाल लिटमस पत्र को, पहले क्या था, लाल था, जब लाल को इसने डुबोया इसमें तो वो किस में हो गया, नीला में हो गया। क्या कह रहा है कि वो नीला हो गया। उसने उसी नीले लिटमस को दूसरे तल में, मतलब इसमें क्या डुबाया, नीला डुबाया, नीला को डुबाया, नीला लिटमस को डुबाया, और वो कैसा हो गया, वो लाल हो गया। वो कैसा हो गया, वो लाल हो गया। ठीक है, जब लाल हो गया तो कह रहा है ये दोनों तरल पदार्थ क्रमशः क्या होंगे, क्रमशः कह रहा है कि पहले कौन सा तरल होगा, मतलब यहाँ तो ये तय है कि एसिड और बेस ही है, यानी अम्ल और क्षार ही है, लेकिन पहले अम्ल होगा कि पहले क्षार होगा, ये ध्यान देना है। तो याद रखिएगा लाल को जब नीला कर रहा है तो वो हो जाता है क्या चीज, क्षार हो जाता है। और क्षार का मतलब क्या है यहाँ पे, तो NaOH और H2SO4 है। ठीक है, तो सही इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक पानी में घुलने पर विद्युत का संचालन नहीं करेगा। ठीक है, तो विद्युत का संचालन नहीं करेगा। तो देखिए जो सहसंयोजक बंधन बनाएगा, क्या बनाएगा, जो सहसंयोजक बंधन, सहसंयोजक बंध बनाएगा, बंधन बनाएगा, वो कुचालक होता है। क्या होता है, कुचालक होता है। विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। यानी ठीक है, यानी वो विद्युत जल में उसको घोलने के बाद विद्युत कंडक्ट नहीं करता है। लेकिन सहसंयोजक बंधन भी दो तरह का होता है। ठीक है, एक होता है ध्रुवीय और दूसरा होता है अध्रुवीय। ठीक है, ध्रुवीय होता है और दूसरा क्या होता है, अध्रुवीय होता है। ठीक है, एक ध्रुवीय होता है, दूसरा क्या होता है, दूसरा अध्रुवीय होता है। तो याद रखिएगा जो ध्रुवीय होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, विद्युत का संचालन करेगा। ठीक है, और जो अध्रुवीय होगा वो विद्युत का संचालन नहीं करेगा। तो यहाँ पे बात कर रहा है क्या चीज, कौन सा यौगिक पानी में घुलने के बाद संचालन नहीं करता है, नहीं, कौन नहीं करता है, तो बात करेंगे NaCl करता है क्या, हाँ करता है, क्योंकि यह क्या है यहाँ पे, NaCl क्या है यहाँ पे, तो ये आयनिक बॉन्ड बना रहा है। क्या बना रहा है, आयनिक बॉन्ड बना रहा है ये। वहीं पे हम लोग ग्लूकोज की बात करें, सल्फ्यूरिक, ये भी बना रहा है, ये भी बना रहा है, और ये भी बना रहा है, ये भी बना रहा है। तो कौन सा एक नहीं बना रहा है,
आयनिक बॉन्ड कौन नहीं बना रहा है, कौन सा संयोजक बॉन्ड बना रहा है, तो ग्लूकोज है। तो इसीलिए ग्लूकोज जो है ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्वारिजिया सोने जैसी उत्कृष्ट धातु को भी भंग कर सकता है। यह सांद्र HCl और सांद्र HNO3 का मिश्रण है। इसमें कौन सी गैस या पदार्थ उत्पन्न होता है जो सोने को घोलने का काम करता है। ठीक है, क्या उसके अंदर हाइड्रोजन गैस निकलता है, नवजात क्लोरीन निकलता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलता है, या ओजोन निकलता है। तो सही इसका आंसर क्या होगा, सही इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो सही आंसर याद रखिएगा इसका क्या हो जाएगा, नवजात क्लोरीन निकलता है, जिसको हम लोग नेसेंट क्लोरीन बोलते हैं। नेसेंट क्लोरीन को लिखा कैसे जाता है, तो नेसेंट क्लोरीन को इस टाइप से लिखा जाता है। ये हमारा नेसेंट क्लोरीन है, यही निकलता है और यही क्या करता है, यही क्या करता है, तो उसको घोल देता है, किसको, सोने को घोल देता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लोहे पर जंग लगना रासायनिक रूप से किस प्रकार की प्रक्रिया है। ठीक है, रासायनिक प्रक्रिया तो है ही ये, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया प्रक्रिया है ही ये, लोहे में जंग लगना। लेकिन किस प्रकार की प्रक्रिया है, केवल ऑक्सीकरण है, केवल अपचयन है, एक रेडॉक्स प्रतिक्रिया है, या एक विस्थापन प्रतिक्रिया है। तो सही इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा लोहे में जंग लगना ये एक तरह का क्या है, रेडॉक्स प्रतिक्रिया है। क्या है ये, एक रेडॉक्स प्रतिक्रिया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि तत्व की परमाणु संख्या 19 है तो इसकी संयोजकता क्या होगी। वैलेंसी पूछ रही है भाई, वैलेंसी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। वैलेंसी किसको कहते हैं, तो कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉरी कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट को हम लोग क्या बोल देते हैं, संयोजकता बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हैं। यहाँ पे हम लोग बात कर लें कि कितना है, यहाँ पे 19 है, कितना है 19 है, और 19 तो हम लोग जानते हैं किसका होता है, पोटेशियम का होता है। इसका यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाए तो क्या क्या आएगा, 2 8 8 और 1 आया, लास्ट में कितना आया, 1 इलेक्ट्रॉन आया। और 1 इलेक्ट्रॉन की बात किया जाए यानी 1 2 3 इलेक्ट्रॉन तक ये क्या करता है, तो ये डोनेट करता है, क्या करता है, डोनेट करता है। ठीक है, डोनेट करता है, डोनेट करता है। तो ये जब डोनेट कर देगा तो जितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वहीं पे यदि 4 रहा तो ये दोनों कर सकता है, लेकिन कार्बन को छोड़ करके, कार्बन का कितना होता है, 4 होता है, लेकिन ये क्या करता है, ये साझा बनाता है, ये साझेदारी से अपना बॉन्डिंग करता है। ठीक है, याद रखिएगा। वहीं पे 5 6 7 इलेक्ट्रॉन यदि रहेगा तो ये गेन करता है, क्या करेगा, ये गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन का गेन करके ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो जितना इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा, यदि 5 है तो 5 है तो ये कितना इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, यदि 6 है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन, यदि 7 है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो ये 1 2 3 ये सब क्या है, संयोजकता हो जाएगा। वहीं पे यदि 1 2 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो ये इसका संयोजकता हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन का ये डोनेशन हो रहा है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है उसी को हम लोग संयोजकता बोलते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, प्रकाश रासायनिक धुंध का प्रमुख घटक कौन सा है जो आंखों में जलन पैदा करता है, आंखों में जलन पैदा करता है। तो सही इसका आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर इसका क्या होगा, तो सही आंसर क्या, SO2 होगा, CO होगा, पेन होगा, पेन का मतलब पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट है। ठीक है, और CO2 है। तो सही इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ये क्या करता है, आंखों में जलन पैदा करता है, आंखों में क्या करता है, जलन पैदा करता है। चलिए आगे चलते हैं। गंदे पानी को साफ करने के लिए फिटकरी का प्रयोग क्यों किया जाता है। यह पानी को उबला हुआ बना देता है। नहीं, ये तो भाई नहीं होगा। ये उबला हुआ क्या बना देगा, ये उबला हुआ क्या बना देगा, यानी ये नहीं हो। यह बैक्टीरिया को मारता है। यह मिट्टी के कणों का अस्कंदन करता है, यानी कह सकते हो कि क्या कह रहा है, अस्कंदन कर रहा है, यहाँ पे सेटल डाउन कर रहा है, जिससे कि भारी होकर के उसके कण नीचे बैठ जाते हैं, नीचे क्या हो जा रहे हैं, बैठ जा रहे हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सही आंसर यहीं पे दिख गया है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, ये क्या करता है, ये जो है ये क्या करता है, तो गंदे पानी जो रहता है उसमें जब फिटकरी हम लोग डालते हैं ये यहाँ पे जमा हो जाता है,
ये यहाँ पे इसके ऊपर बैठ जाता है, ये इस सारे कण के ऊपर बैठ जाता है और ये धीरे धीरे यहाँ पे नीचे में जमा हो जाता है, ये सारे के सारे नीचे में आ जाता है ये, ठीक है। जिससे क्या हो जाता है यहाँ पे, वो प्योर हो जाता है, गंदा पानी साफ हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लेड एसीटेट बैटरी के डिस्चार्ज होने के दौरान निम्नलिखित में से क्या होता है? लेड डाइऑक्साइड बनता है, लेड डाइऑक्साइड बनता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का उपभोग होता है, सांद्रता घटती है, सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है, लेड कैथोड पर जमा होता है, लेड क्या कह रहा है, कैथोड पर जमा होता है। तो सही इसका आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर क्या होगा? तो जब डिस्चार्ज होता है बैटरी ना, तो बैटरी का डिस्चार्ज होने के बाद उसका सांद्रता घट जाता है। क्या होता है? सांद्रता ही घट जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पूछा हुआ भी क्वेश्चन है, तो आप सभी ध्यान रखेंगे, एसएससी एमटीएस 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर, ताप क्या है? तो ताप यहाँ पे स्थिर है, ताप भाई टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर जो है वो क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है। टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है। गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन उसके दबाव के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या कह रहा है? तो कह रहा है कि दबाव यानी भी जो होता है, भी जो होता है वो क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो कह रहा है प्रेशर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसके होता है? प्रेशर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी द्रव्यमान यानी आयतन उसके दबाव के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी प्रेशर जो होता है भी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। यानी बात कही किया जाए कि प्रेशर को यदि हम लोग बढ़ाएंगे तो आयतन क्या होगा? घट जाएगा। प्रेशर यदि बढ़ाएंगे तो आयतन घट जाएगा। वहीं यदि प्रेशर को घटाएंगे यानी दबाव को घटाएंगे तो क्या होगा? आयतन बढ़ जाएगा, ठीक है। ये किसका रूल है? ये किसका रूल है? क्या ये चार्ल्स का नियम है, बॉयल्स का नियम है, एवोगाड्रो का नियम है, या तो गैलुसेक का नियम है? तो सही इसका आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, ये बॉयल्स का नियम है। क्या है ये? बॉयल्स का नियम है। ये क्या है? बॉयल्स का नियम है, ठीक है। ये बॉयल्स का नियम है। लेकिन चार्ल्स नियम में क्या था? तो चार्ल्स नियम में यदि हम लोग बात करें तो चार्ल्स नियम में क्या था कि कांस्टेंट किसको बना रहा था? कांस्टेंट किसको बना रहा था? तो कांस्टेंट यहाँ पे क्या हो जा रहा था? तो कांस्टेंट हो जा रहा था प्रेशर। क्या हो जा रहा था यहाँ पे? प्रेशर। यानी पी जो था वो कांस्टेंट हो जा रहा था, और यहाँ पे जो है भी वो टेम्परेचर के समानुपाती हो जा रहा था। क्या हो जा रहा था? टेम्परेचर के समानुपाती हो जा रहा था। यानी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाएंगे तो वॉल्यूम घटेगा, ठीक है। ये चीजें ध्यान में रखना है। चलिए, एवोगाड्रो लॉ तो आप जानते हो, इसका वैल्यू इन्होंने क्या दिया था? 6.023 इंटू 10⁻23, ठीक है। 23 दिया था। क्या दिया था? तो एटम दिया था, यानी परमाणु, 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 अणु, अणु या आयन दिया था। क्या दिया था? परमाणु, अणु या आयन, इतना बताया था इन्होंने, ठीक है। इन्होंने ये चीज बताया था, और बताया इन्होंने था कि निश्चित निश्चित द्रव्यमान में मोलों की संख्या निश्चित होती है, ठीक है। यानी दो अलग अलग गैस है, यदि दो अलग अलग गैस है, गैस गैस ए की बात करें और गैस बी की बात करें यहाँ पे, ठीक है, दोनों को सेम कंडीशन टेम्परेचर पे रख रहे हैं, दोनों के लिए टेम्परेचर, दोनों के लिए तापमान और दाब दोनों के लिए सेम यदि है, तो दोनों का यदि हम लोग क्या कर दें, दोनों का यदि वॉल्यूम वॉल्यूम यदि समान रखें, तो इसमें जो n की संख्या होगी, n क्या है यहाँ पे? एवोगाड्रो संख्या है, एवोगाड्रो संख्या भी समान होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, चलिए आगे चलते हैं, ठीक है, अगले क्वेश्चन पे। जब कोई चींटी काटती है तो वह त्वचा में मिथेनोइक अम्ल डाल देती है। क्या डालती है? मिथेनोइक अम्ल, यानी फॉर्मिक अम्ल जिसको बोलते हैं आप लोग, जिससे जलन होती है। यह जलन को कम करने के लिए प्रभावित हिस्से पर क्या रगड़ना चाहिए? क्या कह रहा है? प्रभावित हिस्से पर क्या रगड़ना चाहिए? क्या सिरका को रगड़ना चाहिए, नींबू का रस, बेकिंग सोडा या नमक का घोल? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बेकिंग सोडा। याद रखिएगा, बेकिंग सोडा को रगड़ना है, क्योंकि फॉर्मिक अम्ल क्या होता है? ये अम्ल है, और अम्ल को क्या चाहिए? क्षार चाहिए, तभी जाकर के वो लवण क्या बन जाएगा? लवण और जल बनेगा, और हमें राहत मिल जाएगा, ठीक है, हमें राहत मिल जाएगा। तो याद रखिएगा कि अम्ल जब दे रहा है चींटी, तो हमें क्या लेना पड़ेगा? क्षार लेना पड़ेगा। क्षार को उस स्थान पे जाके रगड़ना है, जिससे क्या होगा? जिससे क्या होगा कि दोनों
उदासीन हो जाएगा, उदासीन होकर के लवण और जल बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक उत्प्रेरक कन्वर्टर वाहनों में हानिकारक गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए लगाया जाता है। इसमें मुख्य रूप से किन धातुओं का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है? आयरन और कॉपर का, प्लेटिनियम, प्लेडिनम और रोडियम का इस्तेमाल किया जाता है। तो प्लेटिनम, प्लेडियम और रोडियम का इस्तेमाल किया, जिंक और लेड का इस्तेमाल किया जाता है, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम का इस्तेमाल किया जाता है। तो सही इसका आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्लेटिनम, प्लेडियम और रोडियम का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, रोडियम का इस्तेमाल किया जाता है, हानिकारक गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए लगाया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक एक संघनन बहुलक का उदाहरण है जिसमें मोनोमर्स जुड़ते समय पानी जैसे छोटे छोटे अणु बाहर निकलते हैं? क्या कह रहा है? ठीक है, याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो क्या कह रहा है? बहुलक का संघनन बहुलक का उदाहरण है जिसमें मोनोमर्स जुड़ते समय पानी के छोटे छोटे अणु बाहर निकलते हैं। तो कौन सा हो जाएगा? क्या पॉलीथीन हो जाएगा, पीवीसी होगा, टेफ्लॉन होगा या नायलॉन 66 होगा? तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा? नायलॉन 66 होगा। क्या हो जाएगा? नायलॉन 66 हो जाएगा। सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ओजोन एक प्रबल ऑक्सीकारक है। जब ओजोन क्षयकारी पदार्थों जैसे CFCs द्वारा इसका विनाश होता है तो मुख्य रूप से कौन सा गैस, कौन सा मूलक ओजोन को नष्ट करने के लिए जिम्मेदार होता है? कौन सा मूलक, मूलक की बात कर रहा है कि मूल रूप से कौन सा चीज है जो कि ओजोन को क्षय करता है, ओजोन का नाश करता है? तो सही इसका आंसर क्या हो जाएगा? सही इसका आंसर क्या हो जाएगा बताएंगे आप लोग? क्या इसका आंसर फ्लोरीन रेडिकल होगा, क्लोरीन रेडिकल होगा, ब्रोमीन रेडिकल होगा या फिर ऑक्सीजन रेडिकल होगा? ऑक्सीजन रेडिकल होगा। तो सही इसका आंसर क्या हो जाएगा? सही इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्लोरीन रेडिकल। क्या हो जाएगा? क्लोरीन रेडिकल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आग बुझाने वाले यंत्र जो फोम उत्पन्न करते हैं और तेल की आग बुझाने के लिए उपयोग किए जाते हैं, इसमें किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? क्या एल्युमिनियम सल्फेट, सोडियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल किया जाता है, सोडियम कार्बोनेट और सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है, पोटेशियम नाइट्रेट और सल्फर का इस्तेमाल किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का इस्तेमाल किया जाता है? तो सही इसका आंसर क्या होगा? सही इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी बताएंगे। सही इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें कौन सा इस चीज इस्तेमाल किया जाता है? इसमें इस्तेमाल किया जाता है एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट और सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लोहे पर जस्ता चढ़ाने की प्रतिक्रिया गैल्वेनाइजेशन कहलाती है। ये तो सभी जानता है कि लोहे पर जस्ता, जिंक चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। यदि जस्ते की परत खरोंच से टूट भी जाए तो भी लोहा जंग से बचा रहता है, इसका कारण क्या है? मतलब यदि हम कहीं पे, यदि मान लो कि ये आयरन है, ये आयरन है, इसके ऊपर हम लोग गैल्वेनाइजेशन कर दिए, ठीक है, और गलती से कहीं पे हट गया, गलती से क्या होगा? क्या कहीं पे ये हट गया, कहीं पे ये हट जाता है, यदि कहीं पे यदि हट जाता है, ठीक है, जिंक का लेयर कहीं पे टूट करके हट गया, तो कह रहा है तो भी वहां जंग नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? तो जस्ता लोहे की तुलना में अधिक विद्युत ऋणात्मक है, जस्ता लोहे की तुलना में अधिक इलेक्ट्रोपॉजिटिव और उत्सर्गी एनोड के रूप में कार्य करती है, लोहा हवा के संपर्क में आना बंद कर देता है, जस्ता ऑक्साइड के परत अदृश्य होते हैं। तो सही इसका आंसर क्या होगा? सही इसका आंसर क्या होगा? तो क्या हो जाएगा सही आंसर इसका? तो याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या होगा? जस्ता लोहे की तुलना में अधिक इलेक्ट्रोपॉजिटिव यानी उत्सर्गी होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समस्थानिक यानी आइसोटॉप्स परमाणु रिएक्टरों के में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है? क्या यूरेनियम 238 का इस्तेमाल किया जाता है, यूरेनियम 235 का इस्तेमाल किया जाता है, थोरियम 232 का किया जाता है या कार्बन 14 का किया जाता है? तो सही इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो यूरेनियम 235 का इस्तेमाल किया जाता है। कहाँ पे? तो ये नाभिकीय रिएक्टर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे
ब्रेड या केक बनाते समय बेकिंग पाउडर मिलाने से वे फूलकर स्पंजी हो जाता है, यह किस गैस के बुलबुले के कारण होता है? देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि क्या डाला जा रहा है, बेकिंग, यहाँ पे क्या डाला जा रहा है, ब्रेड या केक बनाते समय बेकिंग पाउडर डाला जा रहा है। क्या डाला जा रहा है? बेकिंग पाउडर डाला जा रहा है। और बेकिंग पाउडर डालने से क्या होगा कि उसके अंदर जो है एक तरह से कह लो कि कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा, यानी जब उसको हम लोग हीट करेंगे ना तो कार्बन डाइऑक्साइड वहां से निकलना चाहेगा, जिसके वजह से क्या कर देता है, ब्रेड या केक में बहुत सारा पोर्स कर देता है, मतलब बहुत सारा छिद्र करते हुए जाता है, जिसकी वजह से वो स्पंजी हो जाता है। क्या हो जाता है? वो स्पंज हो जाएगा। ठीक है, तो सही इसका आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर इसका हो जाएगा कार्बन, सॉरी सॉरी सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, CO2 हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जल का क्वथनांक ऊंचाई बढ़ने पर कम हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, क्योंकि वायुमंडलीय दाब बढ़ जाता है, क्योंकि हवा का तापमान कम हो जाता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण कम हो जाता है। तो सही इसका आंसर क्या होगा? सही आंसर इसका क्या होगा? सही आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि वायुमंडलीय दाब क्या हो जाता है? कम हो जाता है। जब हम लोग ऊंचाई पे जाएंगे, ऊंचाई पे जाएंगे तो वायुमंडलीय दाब कम हो जाएगा। मान लो कि ये मेरा अर्थ है, ये मेरा एक अर्थ है, इस टाइप का मान लो अर्थ है, और जैसे जैसे हम लोग ऊंचाई पे जाएंगे, जैसे जैसे हम लोग ऊंचाई पे जाएंगे, जैसे जैसे ऊंचाई पे जाएंगे, वैसे वैसे क्या होगा, वायुमंडलीय दाब घटते जाता है। वायुमंडलीय दाब क्या होता है? सरफेस से जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे वैसे वैसे वायुमंडलीय दाब घटते जाएगा। ठीक है, इसीलिए क्वथनांक कह रहा है, जल का क्वथनांक ऊंचाई बढ़ने पर कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस यौगिक में हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे मजबूत होती है, जिसके कारण यह इसका क्वथनांक अपेक्षा से बहुत अधिक होता है? क्या H2S होता है, HCl होता है, H2O होता है, या फिर CH4 होता है? सही इसका आंसर क्या हो जाएगा? सही इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, यानी हाइड्रोजन के साथ ये बॉन्डिंग बनाता है, और बॉन्डिंग बनाने के बाद ये जो यौगिक है इसका क्वथनांक काफी ज्यादा मतलब इन सबसे ज्यादा है ना, इन सबसे ज्यादा है, इन सबसे ज्यादा है। ठीक है, इसकी बात कर रहा है, सबसे ज्यादा तो नहीं हो सकता, इन सबसे बस ज्यादा है। शराब को पीने के लिए अनुपयुक्त बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो कह रहा है इसके अंदर एथिलीन ग्लाइकोल मिलाता है, मिथेनॉल और पिराडीन मिलाता है, एसिटिक अम्ल मिलाता है, या तो फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाया जाता है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? मिथेनॉल और पिराडीन मिलाया जाता है। क्या बनाया जाता है? मिलाया जाता है, तो मिथेनॉल और पिराडीन को मिलाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हेलोजन समूह के में तत्वों के इलेक्ट्रॉन बंधुता का सही क्रम क्या है? तो क्या कह रहा है? इलेक्ट्रॉन बंधुता की बात कर रहा है ना, किसकी बात कर रहा है? इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात कर रहा है। किसका है? तो याद रखिएगा उसका सही क्रम जो है, उसका सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले क्या होगा? क्लोरीन होगा। क्या होगा? क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ये सही क्रम है, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन बंधुता का सही क्रम है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कांच के निर्माण में क्यूलेट का प्रयोग क्यों किया जाता है? कांच का रंग बदलने के लिए, कांच का माल के गलनांक कम करने के लिए, कांच को अपारदर्शी बनाने के लिए, कांच को बुलेट प्रूफ बनाने के लिए। तो सही इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो कच्चे माल, कांच नहीं, कच्चे माल के गलनांक को कम करने के लिए क्या मिलाया जाता है इसमें? क्यूलेट मिलाया जाता है, क्यूलेट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे पानी के साथ इतनी हिंसक प्रक्रिया करती है कि उत्पन्न हाइड्रोजन गैस में आग लग जाती है? तो क्या कह रहा है यहाँ पे? मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम और लोहा। तो कौन होगा? कह रहा है ठंडे पानी के साथ। तो ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया कौन कर सकता है? तो वो पोटेशियम ही है जो अभिक्रिया कर सकता है। ठीक है, पोटेशियम है जो कि अभिक्रिया कर सकता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सीमेंट के निर्माण में जिप्सम क्यों मिलाया जाता है? सीमेंट की मजबूती बढ़ाने के लिए,
सीमेंट के जमने की प्रक्रिया को धीमा करने के लिए, सीमेंट को जल्दी सुखाने के लिए, सीमेंट को सफेद रंग देने के लिए। तो सही इसका आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, इसलिए मिलाया जाता है जिप्सम को सीमेंट में ताकि उसकी प्रक्रिया स्लो हो जाए, ठीक है। नहीं तो क्या होगा कि तुरंत जाम हो जाएगा, मतलब तुरंत वो हार्ड हो जाएगा, ठीक है। तो उसको स्लो करने के लिए, उसकी प्रक्रिया को, जमने की प्रक्रिया को स्लो डाउन करने के लिए जो है क्या मिलाया जाता है? उसमें जिप्सम मिलाया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया एस्ट्रिफिकेशन, क्या बात कर रहा है यहाँ पे? एस्ट्रिफिकेशन, एस्ट्रिफिकेशन का प्रतिनिधित्व करती है, जिसका प्रयोग इत्र बनाने में किया जाता है। इत्र बनाने की बात कर रहा है, इत्र बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। एसिटिक प्लस बेस, नमक और पानी, अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड, स्टर प्लस पानी, स्टर प्लस बेस साबुन अल्कोहल, ग्लूकोज प्लस खमीर अल्कोहल और CO2। तो सही इसका आंसर क्या हो जाएगा? सही इसका आंसर क्या हो जाएगा? सही इसका आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड को मिलाया जाता है, जो कि किस में कन्वर्ट हो जाता है? एस्टर और पानी में कन्वर्ट हो जाता है। ये परफ्यूम बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ये परफ्यूम बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? बी हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जब हम प्याज काटते हैं तो हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। यह प्याज में मौजूद किस रसायन के वाष्पशील के रूप में बदलने के कारण होता है? एमिनो एसिड, उसमें कौन सा अम्ल होता है या क्या चीज होता है उसमें? एमिनो एसिड, सल्फोक्साइड, ठीक है, या फिर सल्फोनिक एसिड, साइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। तो सही इसका आंसर क्या हो जाएगा? उसमें कौन सा अम्ल होता है? तो उसमें अम्ल कौन सा हो जाता है? उसमें अम्ल होता है एमिनो एसिड, ठीक है। एमिनो एसिड सल्फोक्साइड होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सल्फोनिक एसिड भी बोलते हैं। इसी की वजह से हमें जलन होता है, इरिटेशन होता है आई में, ठीक है, आंख में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भोपाल गैस त्रासदी में मिथाइल आइसोसनेट गैस का रिसाव हुआ था, ये तो सभी जानते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन है। बट इसमें ट्विस्ट क्या है कि कह रहा है कि मिथाइल आइसोसाइनाइड का प्रयोग मुख्य रूप से किस उत्पाद के निर्माण में किया जाता था, ठीक है, किया जा रहा था, मतलब उर्वरक के रूप में, कीटनाशक के रूप में, विस्फोटक के रूप में, या कृत्रिम रबर के रूप में किया जा रहा था। तो सही इसका आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो कीटनाशक बनाया जा रहा था। क्या बनाया जा रहा था? कीटनाशक बनाया जा रहा था, ठीक है, कीटनाशक बनाया जा रहा था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सोने के आभूषणों को साफ करने के लिए सुनार किस रासायनिक विलयन का प्रयोग करते हैं, जो आभूषण की ऊपरी परत को घोल कर नई चमक लाता है लेकिन वजन कम कर देता है, ठीक है। क्या करता है? ऊपर का लेयर ही हटा देगा तो भाई चमकेगा ही, है ना, उसमें चमक आ जाएगी, लेकिन उसका वजन घट जाता है। उसका वजन क्या हो जाएगा? घट जाता है। तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, एक्वा रिजिया, अम्लराज, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर। तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा? तो एक्वा रिजिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्वा रिजिया में किया जाता है एक काम। किसमें किया जाता है? एक्वा रिजिया में किया जाता है, जिससे ऊपर का लेयर हट जाता है और चमचमाती गोल्ड मिल जाती है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन। रबड़ के वल्कनीकरण में सल्फर का कार्य क्या है? सल्फर का कार्य क्या है? कह रहा है यह रबड़ को अधिक लोचदार और मजबूत बनाता है, यह रबड़ को नरम और पिघलने वाला बनाता है, यह रबड़ का रंग सफेद कर देता है, यह रबड़ की गंध को दूर करता है। तो सही आंसर इसका क्या होगा? आप सभी बताएंगे सही आंसर क्या होगा। तो सल्फर इसलिए मिलाया जाता है ताकि उसके अंदर क्या आ जाए? तो उसके अंदर लोचदार और मजबूत बन जाता है ये, ठीक है, यानी फ्लेक्सिबल ये हो जाता है, इलास्टिक बन जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज के सेट का। किसी विलयन में मोलरता को कैसे परिभाषित किया जाता है? मोलरिटी की बात कर रहा है यहाँ पे। कह रहा है एक विलायक के 1 किलोग्राम में विलय के मोल्स की संख्या। भाई नहीं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, किलोग्राम में नहीं, लीटर की बात करेंगे, ठीक है। कह रहा है यहाँ पे कि 1 लीटर में विलय के मोल्स की संख्या, बिलियन के 1 ग्राम, ग्राम फिर यहाँ पे आ गया, बिलियन के 100 ग्राम में, है ना, ये भी नहीं। विलायक के 1 लीटर में विलय के विलय का ग्राम, विलय 1 लीटर में विलय का ग्राम, मतलब 1 ग्राम यहाँ होगा, 1 ग्राम, ठीक है, क्या हो जाएगा? 1 ग्राम।
तो सही इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा कि 1 लीटर बिलियन में जितना जितना विलय यहाँ पे घुलेगा, जितना विलय घुलेगा उसी को उसका मोलरिटी कहते हैं, उसी को उसका मोलरिटी कहते हैं। तो 1 लीटर की बात किया जाएगा, 1 लीटर में जितना घुलेगा। ठीक है, तो ये आज का यहीं पे क्लास समाप्त होता है। 50 क्वेश्चन का ये सेट था। फिर हम लोग मिलेंगे अगले सेट में, और इसका नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से ये सारा नोट्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो जुड़े रहने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ, और तैयारी ऐसे ही करते रहिए। जबरदस्त। तो चलिए मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए बाय।